ओके, सो बच्चा बॉडी वी वर डूइंग इंडियाज पॉपुलेशन डेंसिटी। डेंसिटी मतलब क्या होता है? पर द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इन द ईयर 2011 वाज 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अभी एक चीज जो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो पर स्क्वायर किलोमीटर हमने लिया है, ये पूरे इंडिया का लिया हुआ है, पूरे इंडिया का। अभी क्या पूरे इंडिया में लोग रह सकते हैं? नहीं। जम्मू एंड कश्मीर विल बी मोस्ट पार्ट्स ऑफ हिमालयस। ठीक है, देर आर मेनी रिवर्स, लेक्स, दे आर अनइनहेबिटेबल, वहां पे नहीं रह सकते आप, रिवर्स। ठीक है, तो आपके देखो जैसे हिमालयन रेंजेस में रहना ऑलमोस्ट लगभग असंभव है, राजस्थान में। ठीक है, रहना लगभग असंभव है। देखो यहाँ पे राजस्थान से आए हुए हैं भाई साहब। ठीक है, ओके, यहाँ पे भी रहना ऑलमोस्ट असंभव है। गुजरात में रन ऑफ कच्छ वगैरह इन जगहों पे रहना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन ये जो एरिया लिया गया, ये पूरा एरिया लिया गया है। दिस एंटायर एरिया हैज बीन कंसीडर्ड। अगर हम इन सब एरियाज को जो अनइनहेबिटेबल हैं, इनको अगर हम माइनस कर दें, तो दिस डेंसिटी विल शूट अप एनीवेयर टू 600 टू 700, आराम से ये उतना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इंडिया के उन रीजन्स को भी ले लिया है जहां पे पॉपुलेशन का रहना या सर्वाइव करना लगभग असंभव है। ठीक है, ओके, सो दैट वाज द सेंसस। India is one of the most densely populated countries of the world. Right now, it is not one of the, it is the. ठीक है, अभी ये one of the ना रहा है, ये एक्चुअली में मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड है। ठीक है, इट हैज ओवरटेकन चाइना। ठीक है, तो चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी, इसका हम जितना भी क्रिटिसिज्म कर लें, लेकिन उस वन चाइल्ड पॉलिसी के नीचे के चलते वो लोग नीचे आ गए। ठीक है, दे एक्चुअली वेर एबल टू कर्ब देयर पॉपुलेशन एंड वी आर स्टिल डो। ठीक है, ओके, तो वी हैव फेल्ड मिजरेबली आउट हियर। और हमारी तमाम जितनी भी चीजें हैं, जो भी हमारे समस्याएं हैं, वो कहीं ना कहीं दे आर ऑल इंटरलिंक टू वन कॉज, दैट इज पॉपुलेशन। ऑल ऑफ देम, ठीक है, आर मोर और लेस इंटरलिंक टू द सेम कॉज ऑफ पॉपुलेशन। ओके, इंडियाज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय डेंसिटी। दिस इज अ मैप डिपिक्टिंग डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। ये भाई साहब आपका पॉपुलेशन डेंसिटी है इंडिया का। अभी यहाँ पे अलग अलग शेडेड रीजन हैं। द पॉपुलेशन डेंसिटी वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन। विच इज द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया? उत्तर प्रदेश। ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे अलग अलग डेंसिटीज हैं। तो बिहार डेंसिटी इज 1102 परसेंट पर स्क्वायर किलोमीटर इन बिहार। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हैज द वन ऑफ द लीस्ट पॉपुलेशन 17%। ठीक है, ऑब्वियसली वहां पे भाई साहब उतना जो वो हिली टेरेन है और काफी बाढ़ वाला टेरेन है, मतलब वहां पे काफी हर साल बाढ़ वगैरह आती रहती है। ठीक है, तो दैट इज वन थिंग। तो आप अगर देखोगे शेडिंग हम कर रहे हैं यहाँ पे 500 एंड अबव विच आर हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एरियाज। यहाँ पे हाई पॉपुलेशन क्यों है? एनी रीजन? मॉडरेट क्लाइमेट, सी का कोस्टल क्लाइमेट है, वेजिटेशन अच्छा है, राइस कल्टीवेशन होता है, एग्रीकल्चर भी एकदम टकाटक है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में भी आपका एग्रीकल्चर के हिसाब से अच्छा है, तो यहाँ पे भी पॉपुलेशन वैसा आपका ज्यादा है। ठीक है, देन वी हैव बिहार। ठीक है, देन वी हैव वेस्ट बंगाल। ज्यादा करके आप देखोगे ना, जहां पे भी एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड रहा है, वहां पे पॉपुलेशन ऑन अ हायर साइड है। क्यों? वाई? हिस्टोरिकली जिन जगहों में एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड रहा है, वहां पे पॉपुलेशन इज कंपैरेटिवली हायर। वाई? इजीली फूड मिल जाता है, तो मतलब तुम खेत खलियान से 5 बजे से जा रहे हो, आओ आओ आओ, ये लो राइस लेकर जाओ, ऐसे दे देंगे? पैसे आप इजीली कुछ नहीं है, पैसे आपको फिर भी देने पड़ेंगे फूड के लिए। एनी रीजन? वन रीजन इज कि जिन लोग एग्रीकल्चर करते हैं, उन लोग के हिसाब से जितने बच्चे पैदा करोगे उतना अच्छा है, तुम्हारा लेबर का कॉस्ट बच जाएगा, ऐसा उनका मानसिकता है। ठीक है, कि जो लोग एग्रीकल्चर में होते हैं, भाई 5-10 बच्चे पैदा हो गए तो कल को यही खेत खलियानों में काम करेंगे, हमारे लेबर का पैसा बच जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हिस्टोरिकली देखा गया है कि जितने भी आपके एग्रीकल्चरल स्टेट्स हैं, दे आर हायर इन पॉपुलेशन एज कंपेयर टू द अदर स्टेट्स। ठीक है, ओके, अबंडेंट रेनफॉल। तो आपका भाई साहब यहाँ पे अबंडेंट रेनफॉल है। ठीक है, और क्या है भाई साहब? फ्लैट प्लेन विथ फर्टाइल सॉइल्स। यहाँ पे आपका प्लेन एरिया है भाई साहब, ऊपर पहाड़ पे नहीं चढ़ना रहता है, तो दीज आर बेसिकली प्लेन एरियाज, और फर्टाइल सॉइल्स भी हैं। द रीजन विथ पॉपुलेशन बिटवीन 251 टू 500 पर स्क्वायर किलोमीटर। सो ये वाला अपन रीजन देखेंगे कितना है। ठीक है, पर स्क्वायर किलोमीटर। तो यहाँ पे कौन कौन से रीजन आ जाएंगे भाई साहब आपका? दिस विल बी गुजरात, लक्षद्वीप, देन वी हैव महाराष्ट्र, कर्नाटका। ठीक है, ओके, देन वी हैव आंध्र प्रदेश। ठीक है, तमिलनाडु, देन वी हैव पंजाब, हरियाणा। ठीक है, झारखंड, देन वी हैव आसाम। द रीजन विद पॉपुलेशन बिटवीन 101 टू 250 पर स्क्वायर किलोमीटर आर, कौन कौन से रीजन हो जाएंगे भाई साहब आपके?
तो दीज आर बेसिकली द रीजन्स, ठीक है, 101 टू 250। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहाँ पे पॉपुलेशन कंपैरेटिवली कम है, ठीक है। राजस्थान में ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ बीइंग अ डेजर्ट, उड़ीसा में आपके काफी सारे साइक्लोन्स वगैरह आते रहते हैं, इसके वजह से भी हो सकता है। और मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट एरिया आपका ज्यादा है, एग्रीकल्चर कम है मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ओके, मणिपुर ऑब्वियसली आपका भाई साहब, क्यों? क्योंकि वहां पे पहाड़ी एरिया है, बॉर्डर एरिया है। नागालैंड, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, द रीजन बिलो 100 पर स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पे भाई साहब कौन कौन से रीजन हो जाएंगे? दीज आर बेसिकली रीजन, जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश एक्सेट्रा, ठीक है, 100 पर स्क्वायर किलोमीटर के बिलो। तो आपके पॉपुलेशन का कम होने का रीजन क्या है? वन प्राइमरी रीजन इज अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस। So if you have too much of snowfall or too low temperatures, then this will be unfavorable climatic condition. That is one reason. Okay. And rugged terrain. आपका भाई साहब टेरेन ऐसे उबड़ खाबड़ हो गया है आपका, इशारेबाजी हो गया है, पेपर हो गया है। तो इतने इत्मीनान से क्यों है? आपके चेहरे पे एक पैसे का शिकंज नहीं है भाई साहब, उल्टा पता नहीं क्या इशारेबाजी की जा रही है। हो गया है? हो गया है। हाँ तो जाइए फिर, स्टेपलिंग करिए और जाइए। किधर चला गया भाई साहब? इज द स्टेपलर। ये फोड़ कर दो, ठीक है। रग टेरेन, रग टेरेन मतलब उबड़ खाबड़ टेरेन, ठीक है, उबड़ खाबड़ आपका टेरेन है। अनइवन रॉकी स्ट्रेच ऑफ लैंड, ठीक है, एंड प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेयर्स पॉपुलेशन इन दीज एरियाज। फॉरेस्ट एरिया काफी ज्यादा है भाई साहब, ठीक है, काफी सारा आपका रिवर्स वगैरह वहां से गुजर रहे हैं। सो इस तरीके का जब भी क्लाइमेटिक कंडीशन होगा तो भी आपका भाई साहब इंडिया पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा ही होगा, ठीक है। ओके, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन इज अ डायनामिक फिनोमिना, ठीक है। तो ये आपका कैरेक्टराइज बाय कांस्टेंट चेंज, यहाँ पे भाई साहब कांस्टेंट चेंजेस हो रहे हैं। पॉपुलेशन इज कैरेक्टराइज बाय कांस्टेंट चेंज। द नंबर डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। ये भाई साहब कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं, ठीक है। ओए, तेरा नंबर क्या है तुम्हारा? इधर आगे बैठ। The numbers, distribution, and composition of the population are constantly changing. They are constantly basically changing. Okay. Okay. Population is the influence of the interaction of the three processes. क्या क्या है भाई साहब आपका? Births and deaths. ये हो गया एक प्रोसेस, births and deaths and migration. ठीक है, तो ये तीन प्रोसेसेस आपके कंटिन्यूसली चल रहे हैं। यहाँ पे रखो, ठीक है। पॉपुलेशन जो है ये तीन प्रोसेसेस का नतीजा है, ठीक है। ऑब्वियसली पॉपुलेशन बढ़ेगा कैसे? मोर नंबर ऑफ बर्थ्स। और पॉपुलेशन घटेगा कैसे? मोर नंबर ऑफ डेथ्स। और पॉपुलेशन एक जगह का कैसे इन्फ्लुएंस होगा? जैसे अगर इंडिया का पॉपुलेशन देखेंगे तो ये बर्थ एंड डेथ पे डिपेंडेंट होगा। लेकिन अगर हम किसी रीजन का इंडिया में पॉपुलेशन देखेंगे तो वो माइग्रेशन पे भी डिपेंड करेगा। यहां से लोग इधर आ रहे हैं, इधर से लोग इधर जा रहे हैं, तो वो माइग्रेशन पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। क्लियर है? ओके। So births, deaths, and migration, these are the three reasons for population का growth या decline. Growth of population refers to the change in the number of inhabitants of a country or territory. ठीक है, कितना भाई साहब चेंज हुआ है number of inhabitants in a country or territory during a specific period of time, say during the last 10 years. ठीक है, एक specific period of time को हम लेते हैं, let's say last 10 years में, ठीक है। आपको पॉपुलेशन देखना है भाई साहब, इस टाइम पे कुंभ मेला चल रहा होगा प्रयाग वगैरह में, वहां पर जाकर देखिए क्या पॉपुलेशन है, ठीक है। आपको भाई साहब एक पैसे का रास्ता नहीं मिलेगा वहां पे अगर आप गंगा स्नान वगैरह करने गए, ठीक है। ओके, सच अ चेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू वेज, एब्सोल्यूट नंबर्स, ठीक है, परसेंटेज चेंज, ठीक है। ये भाई साहब आपके दो चेंजेस हैं, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, पॉपुलेशन का ग्रोथ जो है वो दो नंबर से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। वन इज एब्सोल्यूट नंबर्स एंड द अदर वन इज परसेंटेज चेंज, ठीक है। लिख लीजिए भाई साहब फटाफट फटाफट, क्विक क्विक जल्दी से।
ठीक है, एब्सोल्यूट नंबर्स एंड परसेंटेज चेंज, ठीक है, ओके। तो द मैग्नीट्यूड एंड रेट ऑफ इंडिया पॉपुलेशन ग्रोथ, तो देखो 1951 में कितने के थे हम भाई साहब, 361 मिलियन, ठीक है, एंड बाय 2011 वी हैव ऑलमोस्ट ग्रोन बाय 4 टाइम्स, ठीक है, ऑलमोस्ट भाई साहब 4 टाइम का ग्रोथ हो गया, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन मिलियन। तो आप अगर देखोगे 51 से 2011 लगभग 50-60 सालों में हमारा ऑलमोस्ट 4 टाइम्स पॉपुलेशन बढ़ चुका है, ठीक है, एब्सोल्यूट इंक्रीज इन अ डेकेड। तो आपका भाई साहब यहाँ पे देखो डेकेड कितना इंक्रीज हो रहा है, 42, 78, 100, 135, 163, 180, 181, ठीक है। ये जो पहले से रायता फैला हुआ है उसका नतीजा है। मतलब अभी शायद लोग काफी कॉन्शियस हो गए हैं पॉपुलेशन के बारे में, लेकिन एक टाइम था जब नहीं थे, ठीक है। तो भाई साहब एक था हर्ष चौधरी और एक थी उनकी भाई साहब वाइफ, तो इन दोनों ने मिलकर भाई साहब 15 बच्चे पैदा कर दिए, ठीक है। तो 15 बच्चे जो इनके पैदा हुए, तो इन सब के अभी दो दो बच्चे पैदा हो रहे हैं, इन सब ने तो कंट्रोल में रखा है। लेकिन पूरी फैमिली कितनी की हो गई, 30, और ये 15, 45, और ये भाई साहब हस्बैंड एंड वाइफ, तो कितने हो गए भाई साहब, 30, ये 15, 45, और ये हस्बैंड एंड वाइफ, तो ये हो गया भाई साहब 47। मतलब इनके घर में अगर आप शादी का कार्ड देंगे तो विद फैमिली मत लिखिए, आधी बारात वहां से आ जाएगी, है ना, समझ में आ रहा है। ये 47 लोगों का ये फैमिली हो गया। तो ये जो रायता है ये पहले से फैला हुआ है। प्रॉब्लम ये दो दो बच्चे हो रहे हैं ये नहीं है, प्रॉब्लम ये जो एक के 15 बच्चे हुए हैं, ठीक है, एक कपल के जो 15 बच्चे हुए ये प्रॉब्लम है, ठीक है। और उस टाइम पे ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि वहां पे डेथ रेट कंट्रोल नहीं था। इनफैक्ट अगर आप देखोगे 1920 को इंडिया का ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड माना जाता है, ठीक है। इसके पहले आपका बर्थ रेट और डेथ रेट ऑलमोस्ट इक्वल था, जितने भाई साहब पैदा हो रहे थे उतने मर भी रहे थे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे डिजीजेस का जवाब नहीं था। टाइफाइड हो जाएगा तो इंसान मर जाएगा, टीबी हो जाएगा तो इंसान मर जाएगा, कॉलेरा हो जाएगा तो इंसान मर जाएगा। आज आप जब पैदा होते हैं तो लगभग 2 सालों में, आपके पहले 2 सालों में आपके जीवन के, उसमें आपको भाई साहब बहुत सारे टीके लिखते हैं, ठीक है। ऑल दीज आर बेसिकली वैक्सीन, एंड दीज वैक्सीन हैव इंक्रीज्ड आवर लाइफ स्पैन, ठीक है। पहले एवरेज लाइफ स्पैन 40 ईयर्स था, अभी हम 75 को छू रहे हैं, ठीक है। सो आपका लाइफ स्पैन बढ़ गया है बिकॉज मोस्ट ऑफ द डिजीजेस to which we didn't have vaccinations or medical care available, they are there as of now, and that is increasing the birth rate। तो हम कैसे अनपढ़ हैं देखिए, हमने भाई साहब 1920 में इसको बराबर मेंटेन किया था, जितने हम पैदा हो रहे हैं उतने मर भी रहे हैं, ठीक है। 1920 के बाद मेडिकल विकास चालू हुआ, जिसके चलते भाई साहब आपको बहुत सारे ऐसे डिजीजेस के आंसर्स या इलाज मिलने लगे जो ना इलाज थे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ भाई साहब, हमको समझ लेना चाहिए कि भाई साहब अभी हम ज्यादा बचेंगे तो ज्यादा पैदा, लेकिन हमने अपनी गाड़ी चालू रखी वैसे, यहाँ पे भी हम वैसे ही प्रोडक्शन करते रहे जैसा हम 1920 के पहले प्रोडक्शन कर रहे थे, ठीक है। एंड दैट बेसिकली लेड टू अ डिजास्टर। और ये जब तक हम समझ पाते थे, गोला अब्दी पानी आ गया, ठीक है, तो खत्म हो गया भाई साहब, ठीक है, ओके। सो वी आर नाउ ऑन एन एक्सप्लोसिव मूव, ठीक है, दिस इज बेसिकली एक्सप्लोजन हो चुका है, ठीक है, ओके। ग्रोथ रेट 1.25 ये हो गया भाई साहब आपका, देखो 1.64, यहाँ पे अगर आप देखोगे एक्चुअली ग्रोथ रेट कम है 1.64, यहाँ पे हम दो हमारे दो वाला पॉलिसी चल रहा है, ठीक है। चाइना वाली पॉलिसी आना चाहिए, हम दो हमारे एक, सब टाइट हो जाएंगे वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका ये रहता यहाँ पे फैला है, ठीक है, दिस इज वेयर द ग्रोथ रेट हैज हैम्पर्ड, ठीक है। यहाँ पे लोग कंट्रोल हो गए, लेकिन यहाँ से पूरा रायता फैला हुआ है, समझ में आ रहा है। दैट इज हाउ द प्रोसेस हैज इंक्रीज्ड, ओके। तो एब्सोल्यूट नंबर्स एडेड ईच ईयर और डिकेड, तो ये आपके एब्सोल्यूट नंबर्स हैं जो ऐड हुए हैं ईच ईयर और डेकेड में, इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज। ये क्या हो रहा है वैसे, ठीक है, इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज, कितना इंक्रीज हुआ है भाई साहब, ठीक है, हाउ मच इज द इंक्रीज, द मैग्नीट्यूड, इट इज ऑब्टेन्ड बाय सिंपली सब्ट्रैक्टिंग द अर्लियर पॉपुलेशन, ठीक है। जैसे 1991 का है भाई साहब, इसके अर्लियर पॉपुलेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको एब्सोल्यूट नंबर्स मिल जाएंगे, ठीक है, फ्रॉम द लैटर पॉपुलेशन ऑफ दैट ऑफ 2001। तो देखो यहाँ पे जैसे आपका, ये सब नोट करने की जरूरत नहीं है, एब्सोल्यूट पॉपुलेशन क्या है वो समझना है। ये आपका 2001 में कितना पॉपुलेशन है, देखो 1028.7, और उसके अर्लियर डेकेड में 1991 में कितना था, 846.4। तो एब्सोल्यूट इंक्रीज कितना हो जाएगा, दिस माइनस दिस, ठीक है। सो टोटल पॉपुलेशन, सो 1028.7 माइनस, तो ये हो गया आपका 182.32, दिस वुड बी, दिस इज रेफर्ड टू एज एब्सोल्यूट इंक्रीज। तो एब्सोल्यूट इंक्रीज इज द इंक्रीज फ्रॉम वन डेकेड टू अनदर, इसको अपन बोलेंगे एब्सोल्यूट इंक्रीज, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, इसको लिख लीजिए,
इट इज रेफर टू एज एब्सोल्यूट इंक्रीज। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन ये वाला लिखिए और ये वाला लिखिए भाई साहब। ठीक है, जस्ट राइट दीज टू। हम्म। डन डन डन। Okay, the magnitude and rate of India's population growth, the rate or pace of population increase in other important aspect. ठीक है, तो annual growth rate हो गया भाई साहब, this is basically annual growth rate। ठीक है, it is studied in percent per annum, तो annual growth rate क्या हो जाएगा, it is studied in percent per annum per year। example, a rate of increase of 2% per annum means, अगर हम बोले कि भाई साहब 2% का इंक्रीज हो रहा है पर annum, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 100 लोगों में 2 लोग बढ़ रहे हैं। अगर 100 पॉपुलेशन है तो 2 लोग बढ़ रहे हैं, मतलब 102 हो जाएगा। ठीक है, दैट इज हाउ इट इज इंक्रीजिंग। ठीक है, सो पर 100 देयर इज एन इंक्रीज इन अ गिवन ईयर वर्स ऑन इंक्रीज ऑफ 2%, दैट इज
100% इज द बेस पॉपुलेशन, ठीक है. दिस इज रेफर टू एज एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है, एनुअल ग्रोथ रेट. India's population has been steadily increasing from 361 million in 1951 to 1210 million in 2011. ठीक है, तो इतना भाई साहब बढ़ा हुआ है. कितना भाई साहब, देखो आपका 4 गुना बढ़ गया. दिस हैज इंक्रीज बाय 4 टाइम्स. ठीक है, फ्रॉम 1951 टू 1981 द एनुअल रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ हैज स्टडीली बीन इंक्रीजिंग. ये भाई साहब आपका स्टडीली इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके. which explains the rapid increase in population. There has been a rapid increase from 361 million in 1951 to 683 million in 1981. ठीक है, clear clear clear. Okay okay okay. Since 1981, however, the rate of growth started declining gradually. तो ग्रोथ रेट आपका डिक्लाइन तो हुआ है, लेकिन अभी भी हम बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि वो पहले से आ रहा है. जैसे मैंने आपको बताया, एक फैमिली में 15 बच्चे पैदा हुए, इन 15 के दो दो बच्चे ही पैदा हुए, लेकिन भाई साहब ये 15 मिलाकर तो बहुत ज्यादा हो जाए. ठीक है, सो द पॉपुलेशन इज ऑलरेडी ड्यूरिंग दिस पीरियड बर्थ रेट्स डिक्लाइन रैपिडली. बर्थ रेट डिक्लाइन हुआ है. स्टिल 182 मिलियन पीपल वेर एडेड. फिर भी देखो भाई साहब इतने मिलियन पीपल हैव बीन एडेड. ठीक है, तो टू द टोटल पॉपुलेशन इन द 1990s alone. ठीक है, in the 1990s alone. Okay, it is essential to realize that India has a very large population when a low annual rate is applied. तो बहुत ज्यादा population होता है when a low annual rate is applied. ठीक है, to a very large population, to a very large population, it yields a large absolute increase. ठीक है, large absolute increase. When more than a billion people increase, the total numbers being added become very large. ठीक है, तो अगर आपका भाई साहब the total numbers being added become very large, बहुत ज्यादा हो जाते हैं. ठीक है, okay. This is a bar graph representing the total population. Total population में आपको significant increase दिख रहा है. ये 1951 का है भाई साहब, और ये 2011 का है. So there is a sharp increase in the total population. The growth rate has decreased, but the total population that has been significantly increasing. ये भाई साहब continuously increase होता रहा है. ठीक है, क्योंकि इसमें वो लोग भी है ना जो पहले से हैं. ठीक है, there is a line graph showing annual growth rate which is gradually falling. तो growth rate आपका धीरे धीरे गिर रहा है. The growth rate is gradually falling. However, in spite of the growth rate falling, still we can see that the total population is rising. क्या ये समझ में आ रहा है कि ग्रोथ रेट फॉल दिखा रहा है, फिर भी आपका पॉपुलेशन क्यों बढ़ रहा है? ठीक है, ग्रोथ रेट फॉल इसलिए दिखा रहा है क्योंकि कपल्स के अभी दो या एक या दो तीन बच्चे हो रहे हैं, लेकिन वो जो पहले के पैदा हुए हैं वो अभी भी पॉपुलेशन में हैं. ठीक है, दैट इज अ ह्यूज नंबर. जैसे मैंने आपको बताया, एक कपल के 15 बच्चे हुए, इनके भाई साहब दो दो ही पैदा हुए, लेकिन फैमिली तो 30 की बन गई ना. ठीक है, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ग्रोथ रेट आपका 15 से 2 पे आ गया है ना. पहले एक कपल के 15 बच्चे हो रहे थे, अभी ग्रोथ रेट आपका क्या हो गया भाई साहब, 2 पे आ गया है, 2. तो देयर इज सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन द ग्रोथ रेट. हाउएवर, इज देयर अ डिक्रीज इन द टोटल पॉपुलेशन? नो, द टोटल पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग. ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है कि in spite of y having a declining growth rate, still the population is increasing because of this reason. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके. तो देखो पहले के जमाने के लोग कैसे थे कि पहले बात तो फार्मर जो है वो ये सोचते हैं कि जितने भाई साहब बच्चे होंगे उतने खेती बाड़ी में हाथ बटाने में काम आएंगे. तो बेधड़क भाई साहब बच्चा पैदा कर रहे हैं वो. ठीक है, कर रहे थे. अभी उसके बाद क्या है भाई साहब, आपका जो बर्थ रेट और डेथ रेट था वो भाई साहब ऑलमोस्ट इक्वल था, लेकिन जैसे जैसे हम बीमारियों के इलाज निकालने लगे वैसे वैसे डेथ रेट आपका कम होता गया. ठीक है, तो वहां पे हमको बर्थ रेट को भी कंट्रोल करना चाहिए था, जो हमने नहीं किया, और इसीलिए पॉपुलेशन आपका एक्सप्लोड हो गया. ठीक है, इट वेंट बियॉन्ड कंट्रोल. आप पॉपुलेशन का सिर्फ यहाँ पे पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप पढ़ लिख के निकलेंगे और मार्केट में उतरेंगे तब इसका अंजाम भुगतेंगे. ठीक है, जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज के एडमिशन में जाएंगे या नीट के, मेडिकल, कोई भी आप जब डिग्री परस्यू करने जाते हैं, आप भाई साहब फंसते ही फंसते हैं. ठीक है, वेन एवर यू आर ट्राइंग टू परस्यू अ डिग्री, आप देखेंगे अच्छे खासे टैलेंटेड लोगों को भी भाई साहब चांस नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन इतना है. ठीक है, हर एक फील्ड में आपका कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है. हर एक फील्ड में आप देखेंगे कैसे भाई साहब अगला आपको दबा के आगे निकल जाएगा, अगला आपको भाई साहब पीछे छोड़कर, मतलब आपको नीचे गिराने के लिए लोग लगे हुए हैं, क्योंकि वैसा ही है. अपने आप को यहाँ पे स्टैब्लिश करना मतलब बहुत बड़ी बात है. ठीक है, तो दैट इज हाउ इट इज, दैट इज हाउ स्ट्रेसफुल द लाइफ इज. आपके जीवन में धीरे धीरे स्ट्रेस ऐड होता रहेगा, और सारे स्ट्रेसेस जो है आपके पॉपुलेशन से इंटरलिंक्ड है. ठीक है, ये सारा स्ट्रेस जो है आपका पॉपुलेशन से इंटरलिंक्ड है. ठीक है, ओके.
आप भाई साहब अभी 9th कर रहे हैं, इसके बाद 10th में जाएंगे, 10th के बाद आप फिर ऑप्शन लेंगे, है ना। आपने अगर भाई साहब 10th के बाद बोला आपके पापा या मम्मी से कि मुझे फोटोग्राफी का कोर्स करना है, साइंस कॉमर्स नहीं, फिर उड़ता हुआ चप्पल आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि भाई साहब देखो, ऐसा नहीं है कि वो आपके शौक को नजरअंदाज कर रहे हैं, या ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहते हैं कि आप फोटोग्राफी सीखें, लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं है। उनके लिए पहले आप सेटल हो जाएं भाई साहब, ठीक है, उसके बाद जो करना है कीजिए। आप साइंस या कॉमर्स या मेन स्ट्रीम का कोई कोर्स लेकर आप भाई साहब कैसे भी एकेडमिकली सेटअप हो जाए, उसके बाद आप अपने कोर्स, अपने शौकिया चीजों को परस्यू कीजिए। ओके, डिस्पाइट दैट द टोटल एडिशंस टू द पॉपुलेशन बेस कंटिन्यू टू ग्रो। ठीक है, आपका भाई साहब टोटल पॉपुलेशन जो है, ग्रोथ रेट तो कम है, लेकिन आपका टोटल पॉपुलेशन भाई साहब जो रायता पहले से फैला हुआ है, उसी को हम साफ किए जा रहे हैं। ठीक है, चाइना में भाई साहब आपका क्या है, व्हाट इज चाइना। चाइना में आपका ग्रोथ रेट भाई साहब आपका, उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी को अपनाया, और इस वन चाइल्ड पॉलिसी के चलते आज वो इंडिया के नीचे आ गए इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, नहीं इफेक्टिव नहीं हो सकता, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक नेशन है। चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है। चाइना इज बेसिकली अ कम्युनिस्ट नेशन। ठीक है, उन्होंने अगर भाई साहब कोई पॉलिसी लाई तो उसको इफेक्टिव लाएंगे ही लाएंगे वो। हम डेमोक्रेटिक सेटअप में नहीं ला सकते। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। इंडिया में देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड नसबंदी। ये नसबंदी का प्रोसेस क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक ब्लॉकेज क्रिएट किया जाता है, ताकि ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स स्पर्म्स रिलीज ना हो, मतलब बच्चा पैदा ना हो। ठीक है, ये नसबंदी का कार्यक्रम 1975-76 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और उनके पास भाई साहब पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का कोई भी जरिया नहीं आ रहा था। तो उन्होंने क्या किया, जितने भी गांव खेड़े में लोग रहते हैं और जिनके एवरेज 5 से 6 बच्चे से ज्यादा हो चुके हैं, उनको भाई साहब पकड़ पकड़ के जबरदस्ती का नसबंदी करवा देते। ठीक है, क्योंकि और कोई उपाय नहीं दिख रहा था। गांव खेड़े में जाओ भाई साहब, इन्होंने अपने डॉक्टर्स को भेजे, गांव खेड़े में जाओ, पुलिस को लेकर जाओ, और जिसके भी भाई साहब 4-5 बच्चे धर लो उसको, और उसका जबरदस्ती नसबंदी करा दो। ऐसा एक्सपेरिमेंट चालू हुआ, लेकिन जैसे ही एक्सपेरिमेंट चालू हुआ, कोर्ट में केसेस फाइल होने भी चालू हो गए। ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो गया भाई साहब। आप किसी के साथ जबरदस्ती ऐसा नहीं कर सकते। विलिंगली कोई अपना नसबंदी करा सकता है, विलिंगली कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर सकता है, लेकिन आप उसको ऐसा नहीं कर सकते। तो हमारा वहां पे, क्योंकि हमारा डेमोक्रेटिक है। यहाँ पे भाई साहब चाइना में तुमको क्या लगता है, नसबंदियां कराएगी इन लोगों की? नहीं, चाइना में उल्टा खेल है भाई साहब। ठीक है, आपको भाई साहब गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा अगर आपके बच्चे 2 से ज्यादा हैं। ठीक है, वो उन बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगा, या अगर मिल भी गया तो बहुत 4-5 गुना फीस होगी भाई साहब। ये सब आप भाई साहब फ्रिक्शन क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे फ्रिक्शन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे फ्रिक्शन जब क्रिएट कर रहे हैं भाई साहब, सब लोग थम जाएंगे। ठीक है, एवरीबडी विल स्टॉप। ठीक है, सो ये क्योंकि आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वहां पे एक ही पार्टी है भाई साहब, किसका विरोध करोगे तुम, और किससे करोगे? ठीक है, वहां पे एक ही पार्टी है। यहाँ पे हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप है भाई साहब, एक पार्टी ने नहीं सुना, दूसरा पार्टी सुनेगा, और वो तुम्हारे मुद्दे को उठाएगा। ठीक है, इसीलिए डेमोक्रेटिक सेटअप में कोई भी डिसीजन पे अराइव होना बहुत मुश्किल है। ठीक है, डिसीजन चाहे जितना भी अच्छा हो या जितना भी अनफेवरेबल हो, यू कैन नॉट अराइव एट अ डिसीजन बस जस्ट बाय फोर्स। यू कैन नॉट डू दैट। ठीक है, यहाँ पे आप कर सकते हैं भाई साहब, क्योंकि एक ही पार्टी, वन पार्टी सिस्टम है भाई साहब, तो उनका वो सक्सेसफुल हो गया। आप जानते हो क्या, अभी जापान में देखो, पहली बात तो हम एज अ कंट्री फेल हुए। लेट्स नॉट ब्लेम द पॉलिटिकल सिस्टम। हमारे रैशनैलिटी, हमारे सोच में ही घटियापन है। ठीक है, हमने इस चीज को समझा ही नहीं, धड़ाधड़ पैदा करते गए, और मतलब एक के साथ दूसरे का कंपटीशन ही लगा रहा। आप सेम चीज देखोगे ब्राजील में, विच इज ऑल्सो अ डेवलपिंग नेशन। इन्होंने इतने अच्छे तरीके से अपने पॉपुलेशन को मेंटेन किया है, ऑल्दो इट हैज ऑलमोस्ट द सेम नेचुरल रिसोर्सेज एज इंडिया हैज, इनफैक्ट लेसर, बट स्टिल इट हैज मैनेज्ड इट्स पॉपुलेशन वेरी लो। इनफैक्ट उनका भाई साहब पॉपुलेशन ऐसे गिरता जा रहा है, इट इज शार्पली डिक्लाइनिंग, और उनके यहाँ पे फीमेल्स आर मोर देन मेल्स। जो सेक्स रेशियो है वो भी बहुत अच्छे से संभला हुआ है। ठीक है, सो वहां पे वो भी एक टाइम पे कॉलोनियल एम्पायर के पार्ट थे। दे वेर अ पार्ट ऑफ द पोर्टुगीज एम्पायर जस्ट एज वी वेर अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। स्टिल दे मैनेज इट वेरी वेल। दिस इज रैशनल थिंकिंग। ये आपका रैशनल थिंकिंग पे है। गवर्नमेंट को दोष देना या गवर्नमेंट ने कुछ कदम नहीं उठाए, ये सब बोल सकते हैं हम, लेकिन इंडिविजुअली हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें हम बहुत मैसिव तरीके से फेल हुए। ठीक है, वी हैव फेल्ड मिजरेबली। ठीक है, गवर्नमेंट आपका डेमोक्रेटिक सेटअप में भाई साहब स्ट्रिंजेंट मेजर्स नहीं ले सकती है, अवेयरनेस क्रिएट कर सकती है, और अवेयरनेस क्रिएट कर करके भाई साहब आज थोड़ा सा आटे दाल का भाव जब हमको मालूम चल रहा है, तब हम दो हमारे दो पे आए हैं। ठीक है, बट दिस इज हाउ इट इज। तू बहुत बेचैन है, तू बस
कंटिन्यूअसली, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड डोंट कम, बट डोंट डिस्टर्ब मी। एक बार ये एक बार वो, अगर नहीं मन लग रहा घर बैठ यार, जरूरत नहीं है वो मैसी वैसी कर ले तू जीवन में। ओके, तो ये भाई साहब है आपका। तो अगर आप देखोगे चाइना जो है दैट हैज, अभी जापान जैसे है, जापान में दे आर, आप सोचिए कि आपका, हमारा 6 डेज का वर्किंग होता है, लेट्स से 5 डेज कर लें अगर, अब वहां पे जापान ने 3 और 4 डेज का वर्किंग रख दिया है। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि पॉपुलेशन बढ़े, पॉपुलेशन बढ़े मतलब कपल्स को छुट्टी मिले, अपने एक दूसरे के साथ वो टाइम बिताएं और थोड़ा सा पॉपुलेशन राइज कराएं, ऐसी नौबत है। ठीक है, मतलब वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी इतना कम होता जा रहा है, दैट इज बिकमिंग अ कंसर्न फॉर देम, क्योंकि वहां पे सिर्फ ह्यूमन रिसोर्सेज से वो देश चल रहा है, और वहां पे पॉपुलेशन बहुत गिरता जा रहा है, लोगों को चाहिए ही नहीं भाई साहब। ठीक है, दे हैव अ वेरी मिनिमलिस्टिक अप्रोच अबाउट लाइफ। ठीक है, सो ऑब्वियसली उनका बहुत गिरता जा रहा है, इसलिए भाई साहब दे आर प्लानिंग from a 6 days work, they have come to 5 days. Now they're planning to come to 3-4 days of work in a week, so that the remaining 2 to 3 days, the couples are forcefully spending their time with each other, so that there can be a scope of increase in their population. This is the current state of affairs of different countries, and we in India have miserably failed on this topic. ठीक है, आज के तारीख में आपके जीवन में जितने भी चैलेंजेस हैं, मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूं कि आप घूम घूम के अगर जाएंगे, इफ यू कनेक्ट द डॉट्स, यू विल रीच द मेन सोर्स ऑफ ऑल द ट्रबल्स एज पॉपुलेशन। ये आपका मेन मुद्दा है। ठीक है, नहीं कर सकते ना भाई साहब, डेमोक्रेटिक सेटअप है, वही तो बोल रहा हूँ। फीस फूस की बात, जैसे नसबंदी का कार्यक्रम पूरा पूरा फेल हो गया। ठीक है, अगर अगर देखो मेरे हिसाब से, अगर आप किसी भी इंसान का एज 5, किसी इंसान के 5 बच्चे हो गए, तो ये तो रुकने वाला नहीं है, 10-11 करके ही छोड़ेगा। अगर 10-11 करके छोड़ेगा भाई साहब, वो 5 बच्चे और पैदा करेगा, तो उससे अच्छा है उसको जेल में डाल दो ना, नसबंदी कराने से अच्छा उसको जेल में डाल दो भाई साहब। ठीक है, लेकिन क्या फिर भी सुधार होगा? आप कैसे कर सकते हैं? आप किसी के बॉडी को टच ही नहीं कर सकते हैं। नसबंदी कराना मतलब किसी के बॉडी में ऑपरेशन करना, यू कैन नॉट डू दैट। ठीक है, ये डेमोक्रेटिक सेटअप में आप नहीं कर सकते हैं। अगर हम ऐसा उल्टा खेलते हैं कि भाई साहब फीस बढ़ा, इंडिया में भाई साहब आप क्या फीस बढ़ाएंगे? आप कर ही नहीं सकते ना ज्यादा, तो आपका मतलब इंडिया में 70% ऑफ एजुकेशन तो आपका प्राइवेट एजुकेशन है, गवर्नमेंट एजुकेशन है ही नहीं। चाइना में सब कुछ गवर्नमेंट है, देयर इज नो प्राइवेट एजुकेशन। वहां पे भाई साहब आपका 90%, 90 to 95% एवरीथिंग इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द गवर्नमेंट। हमारा उल्टा है यहाँ पे भाई साहब। तो जहां पे आपका गवर्नमेंट का कंट्रोल है, वहां पे ये सब काम आप कर सकते हैं। प्राइवेट स्कूल में जाएंगे तो वो थोड़ी ना देखेंगे, प्राइवेट स्कूल में आप 5 बच्चों का एडमिशन कराएंगे, उल्टा कम कर देंगे आपका फीस। अरे एक के साथ 5, अच्छा चलिए भाई साहब कम कर देंगे। सिबलिंग्स का फीस आपका बहुत सारे स्कूलों में कम है। ठीक है, तो यहाँ तो उल्टा चलेगा भाई साहब, तो उनको 5 मिल रहा है ना, एक की जगह पे 5 मिल रहा है, तो करेंगे वो फीस कम। ठीक है, सो दैट इज हाउ इट इज। ये पॉसिबल नहीं है डेमोक्रेटिक सेटअप में, आप जितना भी तिकड़म लगा लें, पॉसिबल ही नहीं है डेमोक्रेटिक सेटअप में पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का। सिर्फ अवेयरनेस को स्ट्रॉन्ग करना ही एक तरीका है, अदरवाइज देयर इज नो अदर वे आउट। लॉ, लीगैलिटी से आप कुछ नहीं कंट्रोल कर सकते, क्योंकि ये बेसिक ह्यूमन राइट है, इसके साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। ठीक है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना पड़ेगा अगर पॉपुलेशन में आपको स्ट्रिक्ट पॉलिसीज लानी है तो। बीच में एक रूल निकला था कि कांग्रेस ने काफी मतलब पॉपुलेशन के अगेंस्ट में काम करने की कोशिश की है, और जितनी बार भी कोशिश की है वो बैकफायर हुआ है। जैसे ये जो आपका नसबंदी का कार्यक्रम चला, ये बहुत स्ट्रांगली बैकफायर हुआ उनके अगेंस्ट। ठीक है, गांव के लोग बहुत भड़क गए। ठीक है, ये हुआ एक। दूसरा, एक बार उन्होंने वैसा पॉलिसी लाने की कोशिश की कि पार्लियामेंट में जितने भी मिनिस्टर्स हैं, अगर उनके 3 से ज्यादा बच्चे हैं तो भाई साहब उनको निकाल दिया जाए, निष्कासित किया जाए, उनके जगह पे उनके पार्टी से कोई और उम्मीदवार लाया जाए जिसके 2 या 3 बच्चे ही हैं मैक्सिमम। ऐसा देखा गया कि आधे से ज्यादा पार्लियामेंट तो खाली हो जाएगा, लालू प्रसाद यादव ऐसा 13 बच्चों के बाद। तो ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, सो आधे से ज्यादा आपका पार्लियामेंट ही खाली हो जाएगा। हम देश के लेवल पे तो छोड़ दो, देश को जो चला रहे हैं उनके लेवल पे भी स्ट्रिक्टली पॉलिसीज को इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे, बिकॉज इट्स अ डेमोक्रेटिक नेशन। ठीक है, देश के लेवल पे तो छोड़ दो, देश को जो चला रहे हैं सो कॉल्ड मिनिस्टर्स हुम यू हैव इलेक्टेड, उन पे भी पॉलिसीज को लागू नहीं कर पा रहे। ठीक है, दैट्स अ सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स। सो इट्स इजी टू से, इट्स इजियर सेड देन डन। डन करना बहुत मुश्किल है। एंड इंडिया में ओवरटेक चाइना हो चुका है वैसा, 2045 नहीं, अभी भी हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे आपके बुक के हिसाब से इंडिया में ओवरटेक चाइना इन 2045, इट हैज ऑलरेडी ओवरटेकन चाइना।
ठीक है, क्योंकि चाइना ने बहुत स्ट्रिक्टली अपने पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराकर वन चाइल्ड पॉलिसी से पूरा पूरा इसको कंट्रोल में लाया है। ठीक है, देयर आर थ्री मेन प्रोसेसेस ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन। बर्थ रेट हो गया भाई साहब, डेथ रेट और माइग्रेशन, ये तीन है, इसको लिख लीजिए भाई साहब। ठीक है, देयर आर थ्री मेन फिगर्स ऑफ पॉपुलेशन, बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन। ठीक है, बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन रेट। ओके, द फॉलोइंग ग्राफ शोज, तो आपका भाई साहब बर्थ रेट हो गया, ये डेथ रेट। तो आप देखो यहाँ पे ये बर्थ रेट है, डेफिनेटली ये गिरा है, बर्थ रेट हैज डिक्लाइंड बट द पॉपुलेशन दैट इज ऑलरेडी देयर हैज बेसिकली एडेड अप टू इट। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे पॉपुलेशन जो है उसका जो बर्थ रेट है, देखो बर्थ रेट डिक्रीज हुआ है। ठीक है, द रेट एट विच पीपल आर बीइंग बोर्न हैज डिक्रीज्ड, लेकिन आपका डेथ रेट देखोगे तो बहुत सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हुआ है। इन दोनों में डिफरेंस जितना बढ़ेगा पॉपुलेशन उतना ज्यादा एक्सप्लोड होगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों दोनों इक्वल थे, इसीलिए हम 1920s को बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। यहां से भाई साहब तांडव चालू हुआ, यहाँ पे भाई साहब डेथ रेट टपाटप गिरता गया, लेकिन बर्थ रेट कुछ ज्यादा सिग्निफिकेंटली नहीं गिरा है। अगर बर्थ रेट भी ऐसा ही गिरता जाता तो भाई साहब आपके पॉपुलेशन में कोई इंक्रीज नहीं होता। लेकिन हमारा कार्यक्रम भाई साहब चलता रहा, जितने बच्चे हम पहले पैदा करते थे ऑलमोस्ट उतने ही बच्चे हम अभी भी पैदा कर रहे हैं। ठीक है, और भाई साहब आपका डेथ रेट सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो गया। So there has been a significant decrease in the death rate. However, simultaneously there has not been a much of decrease in the birth rate. ठीक है, and that has led to the population explosion. तो अगर आप देखोगे डेथ रेट has significantly decreased, obviously due to improved healthcare, vaccinations, taking control of many incurable diseases. ठीक है, ओके, यहाँ पे आपका भाई साहब है बर्थ रेट। ठीक है, ओके, सो नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, तो दिस इज बेसिकली रजिस्ट्रार इंडिया। तो अगर आप देखोगे दिस इज द नेचुरल, ये आपका भाई साहब नेचुरल कॉज है पॉपुलेशन के इंक्रीज का, कि अगर आपका भाई साहब बर्थ रेट जो है
वो डेथ रेट से काफी ज्यादा हो जाए तो ये बट ऑब्वियस है कि भाई साहब आपका पॉपुलेशन इंक्रीज होगा। क्लियर है? ठीक है। इस कमरे में जितने स्टूडेंट्स जा रहे हैं उससे स्टूडेंट्स ज्यादा आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ओवर क्राउडिंग हो जाएगा भाई साहब। ठीक है। द सेम हैपेंस विद द कंट्रीज पॉपुलेशन एज वेल। ठीक है। ओके ओके ओके। तो बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर थाउजेंड इन अ ईयर। 1000 बच्चों में, ठीक है, बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर थाउजेंड पर्सन इन अ ईयर। 1000 लोगों में कितने बर्थ हो रहे हैं, मतलब समझ लो कामोटे हमने ले लिया है। कामोटे में मतलब समझ लो अगर 20,000 लोग रहते हैं लेट से, तो 20,000 में से 1,000 की सैंपलिंग की। इस 1,000 में कितने बर्थ हुए, कितने के घर में नए बच्चों का पैदाइश हुआ है। ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू नोट, व्हाट इज बर्थ रेट। इसको नोट कीजिए भाई साहब, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। ओके, सो बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर थाउजेंड पर्सन इन ईयर। ठीक है। 1000 पर्सन में जो कितने बर्थ हो रहे हैं, दैट इज बेसिकली इन 1970 बर्थ रेट इन इंडिया वाज 40 बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन। 40 बर्थ हर हजार के पॉपुलेशन में 40 नए बच्चे पैदा हो रहे हैं। इन 2010 इट वाज 23 बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन। ठीक है। क्या ये डिक्रीज हुआ है? It has decreased, but still population is more because of the load that we are carrying from the previous years. पहले के ईयर से जो लोड हम कैरी कर रहे हैं उससे। ठीक है। ओके। बर्थ रेट इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ ग्रोथ बिकॉज इन इंडिया बर्थ रेट्स हैव ऑलवेज बीन हायर देन डेथ रेट्स। तो बर्थ रेट आपका भाई साहब देखो डेथ रेट से हायर ही मिलेगा। 1920 से ये हायर ही मिल रहा है और इसीलिए भाई साहब आपका पॉपुलेशन में ये डिसबैलेंस हो रही है। ठीक है। ओके। डेथ रेट इज द नंबर ऑफ डेथ्स पर थाउजेंड इन ईयर। इसको लिख लीजिए भाई साहब फटाफट फटाफट। ये हमको पता कहां से चलता है, बर्थ रेट और डेथ रेट? घर घर जाएंगे। ओके, सो बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट दे आर इशूड द मोमेंट अ पर्सन इज बॉर्न और डाइज। ये प्रोसेस होता है और ये आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। ठीक है। ओके, सो डेथ रेट्स द मेन कॉज ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन हैज बीन द रैपिड डिक्लाइन इन द डेथ रेट्स। देखो, क्या ये पॉजिटिव है? इज इट गुड? भाई आपका मेडिकल केयर इंप्रूव हो रहा है, आपके वैक्सीनेशन इंप्रूव हो रहे हैं, इट्स अ पॉजिटिव इंपैक्ट दैट योर डेथ रेट्स आर डिक्लाइनिंग। बट व्हाट इज द प्रॉब्लम इज दिस, तो क्या हम ज्यादा लोगों को मरने दें? नहीं। देखिए, बर्थ रेट को डिक्लाइन करने के लिए ये नहीं करना है। बर्थ रेट को डिक्लाइन करने के लिए हमको एक प्रॉपर तौर तरीके से चलना पड़ेगा।
ठीक है. Okay, the main cause of the rate of growth of Indian population has been the rapid decline in the death rates. Okay, till 1980, अगर आप 1980 तक देखें, हाई बर्थ रेट थे भाई साहब, ठीक है, वेरी हाई बर्थ रेट्स एंड डिक्लाइनिंग डेथ रेट्स लेड टू अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन. तो ये आप देखो भाई साहब, ये डिफरेंस बढ़ता ही जा रहा है. ये डिफरेंस जितना बढ़ेगा पॉपुलेशन उतना ही एक्सप्लोसिव होता जाएगा. द मोर इज दिस डिफरेंस, द मोर विल बी द पॉपुलेशन ग्रोथ. लार्ज डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स रिजल्टिंग इन हायर रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. Since 1981, birth rates have also started declining gradually, resulting in a gradual decline in the rate of population growth. ठीक है, तो rate of population growth में gradual decline हो रहा है. Okay, migration. Migration is the movement of people across regions and territories. जैसे अगर आप देखोगे मुंबई is basically a city wherein people earn. So there are a lot of people who come from different parts of India and gather up in Mumbai for income. ठीक है. तो इसको अपन बोलते हैं माइग्रेशन. दिस इज नोन एज माइग्रेशन, इज द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रीजन एंड टेरिटरीज. इसको लिख लीजिए. काफी इसके रीजंस हैं. कभी कभी भाई साहब आपके नेचुरल कैलामिटीज हो जाते हैं. जैसे अगर आप एक ऐसे जगह पे रहते हैं जहां पे अक्सर बाढ़ आती है या भूकंप आता है, तो वहां से आप शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे बिकॉज योर फैमिली इज एट रिस्क. ठीक है. इफ देयर आर टू मेनी साइक्लोन्स, तो आपके भाई साहब ऐसे नेचुरल रीजन होते हैं. दूसरा होता है आपका इनकम. आप एक ऐसे जगह पे रह रहे हैं जहां पे इनकम जनरेट नहीं हो रहा है, या आप ऐसे जगह पे रह रहे हैं जहां पे क्लाइमेट बहुत सीवियर है. फॉर एग्जाम्पल राजस्थान का डेजर्ट हो गया, या भाई साहब लेह लद्दाख का कोल्ड डेजर्ट रीजन हो गया. ठीक है. सो माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रीजन्स एंड टेरिटरीज. ठीक है. तो माइग्रेशन इज व्हाट पीपल, दिस इज इंटरनल, और दूसरा होता है भाई साहब इंटरनेशनल. दो टाइप के माइग्रेशन होते हैं, इंटरनल और इंटरनेशनल. ठीक है. इंटरनेशनल माइग्रेशन का एग्जाम्पल, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भाई साहब जब हिटलर ने ज्यूस को मारना चालू किया, ठीक है, तो हिटलर और उसकी नाजी पार्टी पूरे यूरोप में भाई साहब ज्यूस को पकड़ करके मार रहे थे. तो ये पोलैंड हो गया, हंगरी हो गई, जर्मनी हो गया, इन सब कंट्रीज के ज्यूस लोग भागने लगे इधर उधर. ठीक है. और ज्यादा करके ज्यूस सेटल हो गए जाके इसराइल में. आज जो इसराइल भाई साहब वहां पे मिडिल ईस्ट को चैलेंज कर रहा है, इतना एक स्ट्रॉन्ग नेशन बन चुका है. द रीजन वाई इट इज दैट वे इज बिकॉज इट इज मोस्टली मेड अप ऑफ जूस. ये सारे जूस वहां पर जाकर शरण लिया और एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री का निर्माण हुआ. ठीक है. तो ये आपका एक टाइप का माइग्रेशन हो गया. आज की तारीख में सीरिया में जो हो रहा है, काफी लोग माइग्रेट कर रहे हैं. ठीक है. वॉर टाउन एरिया से लोग भागते हैं. ठीक है. क्योंकि सबको अपनी जान की पहले पड़ी है. वॉर तुम लोग भाग में देखो, पहले हम अपना निपटा कर भागे. ठीक है. तो आपके इंटरनल रीजन होते हैं और आपके इंटरनेशनल रीजन भी होते हैं. देयर आर इंटरनेशनल रीजन एज वेल. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मेनी पीपल फ्रॉम बांग्लादेश आर माइग्रेटिंग इनटू इंडिया. ठीक है. दैट इज एन इंटरनेशनल रीजन. ठीक है. ओके. सो आपके भाई साहब माइग्रेशन विद इन द कंट्री, अगर आपका भाई साहब मूवमेंट ऑफ पब्लिक हो रहा है विद इन द कंट्री, इट इज नोन एज इंटरनल. और अगर बिटवीन द कंट्रीज, तो इट इज नोन एज इंटरनेशनल. ठीक है. ओके. माइग्रेशन, इंटरनल माइग्रेशन डज नॉट चेंज द साइज ऑफ द पॉपुलेशन. तो इंटरनल माइग्रेशन भाई साहब आपका साइज ऑफ द पॉपुलेशन को चेंज नहीं करेगा. क्यों क्यों नहीं चेंज करेगा? क्योंकि भाई साहब कंट्री के अंदर ही है ना सब. एक रीजन से दूसरे रीजन में मूव हुआ है, लेकिन कंट्री के अंदर ही है. तो कंट्री का पॉपुलेशन इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुआ है. हाँ, रीजन का या स्टेट का या सिटी का पॉपुलेशन इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, बट द कंट्रीज पॉपुलेशन हैज नॉट अंडरगॉन एनी काइंड ऑफ चेंज. क्या ये समझ में आ रहा है? तो अगर इंटरनल माइग्रेशन है, इंटरनल माइग्रेशन डज नॉट चेंज द साइज ऑफ द पॉपुलेशन. ठीक है. बट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन विद इन द नेशन. लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन का, तो जहां से पॉपुलेशन मूव आउट हो रही है वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी गिरेगी, और जहां पे मूव आउट हो रही है वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी भाई साहब बढ़ जाएगी. ठीक है. ओके. माइग्रेशन प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन चेंजिंग द कॉम्पोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. ठीक है. इन टर्म्स ऑफ एज एंड जेंडर, इन टर्म्स ऑफ एज एंड जेंडर. जैसे आज की तारीख में माना जा रहा है कि केरला जैसा एक स्टेट, ठीक है, विच इज अ डेवलप्ड स्टेट बेसिकली, और आपके जीडीपी में भी हाइयर है लेकिन वहां पे बहुत सारे लोग फॉरेन कंट्रीज में चले जा रहे हैं. तो ज्यादा करके केरला में आप देखोगे एजेड लोग ज्यादा हैं, बिकॉज देयर सन्स एंड डॉटर्स हैव मूव्ड आउट ऑफ इंडिया. ठीक है. दे आर गेटिंग ब्राइटर प्रोस्पेक्ट्स, दे आर लर्नड पीपल, दे आर एजुकेटेड पीपल, दे आर गेटिंग गुड प्रोस्पेक्ट्स आउटसाइड इंडिया, सो दे मेक अ मूव बिकॉज दे आर अर्निंग वेल एंड देयर लाइफस्टाइल्स आल्सो इंप्रूव. सो मोस्टली अगर आप देखोगे केरला में आपका एल्डरली लोग ज्यादा हैं, ना कि यंग लोग. ठीक है.
ओके, सो इन टर्म्स ऑफ एज एंड जेंडर, तो माइग्रेशन आपका भाई साहब इंपैक्ट करता है इसको। इन इंडिया मोस्ट माइग्रेशंस हैव बीन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, तो रूरल से अर्बन एरियाज में, ठीक है, रूरल से अर्बन एरियाज में। अभी रूरल एरियाज में जो गांव खेड़े में रहते हैं, जो बुजुर्ग लोग रहते हैं, वो फटाक से मूव नहीं करेंगे, लेकिन जो यंग लोग हैं वो मूव करेंगे भाई साहब, ठीक है, दे विल मूव टू अर्बन एरियाज, ठीक है, बिकॉज ऑफ द पुश फैक्टर इन रूरल एरियाज लाइक पॉवर्टी। अभी पुश फैक्टर क्या है? गरीबी है रूरल एरियाज में। गरीबी क्यों है? क्योंकि भाई साहब रोजगार के साधन नहीं है, इनकम के अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, बिजनेस के अपॉर्चुनिटीज कम है, पॉपुलेशन कम है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट आपका भाई साहब, रोजगार के साधन कम है, वहां पे जॉब्स कम है, वहां पे भाई साहब आपके बिजनेसेस कम फ्लरिश होते हैं। तो दीज आर कपल ऑफ रीजंस। पुल फैक्टर्स इन अर्बन एरियाज, एक हो गया पुश फैक्टर। पुश फैक्टर मतलब कौन से फैक्टर्स के लिए आपके रूरल एरियाज को छोड़ के जाना पड़ रहा है, कौन से फैक्टर्स के लिए आपके रूरल एरियाज को छोड़कर जाना पड़ रहा है, और कौन से फैक्टर्स के लिए आपका अर्बन एरिया रूरल एरिया को पुल कर रहा है, ठीक है। सो व्हाट आर द पुल फैक्टर्स? इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, तो आपका भाई साहब अर्बन एरियाज में इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, बेटर लिविंग कंडीशंस है, ठीक है, दे आर बेटर लिविंग कंडीशंस। तो internal migration, what is internal migration? Migration is an important determinant of population change. It changes not only the population size but also the population composition of urban and rural populations in terms of age and sex composition, ठीक है। तो आपका बहुत सारा कुछ चेंज कर देता है रूरल पॉपुलेशन और अर्बन पॉपुलेशन में, एज और सेक्स दोनों भी चेंज होते हैं, क्योंकि क्योंकि आपका एज जो है वो रह जाता है रूरल एरियाज में, और जो यंगर पॉपुलेशन है वो माइग्रेट कर जाती है आपके शहरी इलाकों में, ठीक है, एज एंड कॉम्पोजिशन। ओके, in India the rural urban migration has resulted in a steady increase in the percentage of population in cities and towns। तो आपका भाई साहब जो पॉपुलेशन है सिटीज एंड टाउन्स में वो सिग्निफिकेंटली बढ़ गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। ओके, इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन, द अर्बन पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 17.29% of the total population in 1951 to 31.80% in 2011, ठीक है, तो ऑलमोस्ट डबल बढ़ गया है, ठीक है। अर्बन पॉपुलेशन मतलब शहरी इलाकों का जो पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट डबल बढ़ गया है, क्योंकि लोगों को भाई साहब और जच नहीं रहा है खेती बाड़ी, ठीक है। देख रहे हैं लोग कि भाई साहब जैसे शहर में जाते हैं तो उनके पास थोड़ा बहुत और ज्यादा पैसा बनता है, तो लेट्स एक्चुअली, और खेती बाड़ी में भी आज की तारीख में मशीन्स आ गए हैं, तो यू डू नॉट नीड दैट मच अमाउंट ऑफ पीपल, ठीक है। आपका भाई साहब एक ट्रैक्टर 10 लोगों का काम कर सकता है, 10 लोग 10 दिन तक जो काम करेगा एक ट्रैक्टर एक दिन में वो काम कर देगा, तो आपको क्यों ही जरूरत है 10 लोगों की? ये 10 लोग भाई साहब क्या करेंगे? शहरों में मूव करेंगे इन सर्च ऑफ जॉब्स, ठीक है, बिकॉज द अमाउंट ऑफ जॉब दैट आर रिक्वायर्ड इन रूरल एरियाज इज डिक्रीजिंग बिकॉज मोर एंड मोर मैकेनाइज्ड फार्मिंग इज हैपनिंग, हेंस दिस ट्रांजिशन इज कंटिन्यूअसली हैपनिंग, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन कंटिन्यूअसली चलता ही रहेगा, और आपके भाई साहब इस सेक्टर में, टर्शियरी सेक्टर में जॉब ज्यादा क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। ओके, there has been a significant increase in the number of million plus cities। तो मिलियन प्लस सिटीज भाई साहब अगर इंडिया में देखोगे जहां पे पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा, देखो 1901 में एक ही सिटी था, अब भाई साहब 2011 में देखोगे ऐसे 53 सिटीज हो गए, 53 cities in India have crossed the 1 million mark of population, ठीक है। इनका साइज कितना है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन 53 cities have crossed the 1 million साइज का पॉपुलेशन, ठीक है। और ये लगभग भाई साहब देखो ये 100 सालों में इतना हो गया है, ओके। तो मिलियन प्लस सिटीज विद पॉपुलेशन मोर देन मिलियन, एंड दिस इज इंक्रीजिंग, ठीक है, फ्रॉम 35 टू 53 इन, भाई साहब 10-11 सालों में ही 35 से 53 पर आ गए। यहाँ पे एक दो सिटीज की बात नहीं कर रहे हैं, 35 से 53 हुआ है, ठीक है, ऑलमोस्ट भाई साहब 20 सिटीज बढ़ गए। तो दीज आर 53 मिलियन प्लस सिटीज जहां पे भाई साहब पॉपुलेशन आपका मिलियन प्लस हो गया है। अमृतसर, लुधियाना, मेरठ, फरीदाबाद, दिल्ली, लखनऊ, पटना, मुंबई वगैरह, ये सब आपके जो है मिलियन प्लस सिटीज है, ठीक है। ओके, द एज कॉम्पोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप्स इन अ कंट्री। देखो हम ब्राजील से इस बात में आगे हैं। एज कॉम्पोजिशन भाई साहब क्या होता है? एक होता है आपका 0 to 15 ईयर्स का ग्रुप, एक होता है भाई साहब 15 से भाई साहब 65 ईयर्स का ग्रुप, और एक होता है 65 प्लस। 65 प्लस मतलब रिटायर हो चुके हैं, अगर ये काम कर रहे हैं तो अपने मर्जी से कर रहे होंगे, बट एफिशिएंसी वर्क की डिक्रीज हो जाएगी। जनरली आपका भाई साहब वर्किंग एज स्टार्ट होता है 21 एंड 22 से, 18 साल के पहले किसी को आप एम्प्लॉय भी नहीं कर सकते।
लेकिन इंडिया में भाई साहब ऐसे बहुत सारे लोग हैं या बच्चे हैं जो एम्प्लॉयड हैं, इसीलिए 15 to 65 एम्प्लॉयबल एज है। ठीक है, ओके, एम्प्लॉयबल एज है। और 0 to 15 भाई साहब आपका एज है जहां पे तो आप देखोगे ये वाला जो एज ग्रुप है और ये वाला जो एज ग्रुप है, ये भाई साहब लाइबिलिटी एज ग्रुप है, मतलब इसमें खर्चे ज्यादा होंगे। मेडिसिन केयर, यहाँ पे भाई साहब मेडिसिन केयर ज्यादा होगा, पढ़ाई पे ज्यादा खर्चा होगा, वहां पे भाई साहब मेडिसिनल केयर पे ज्यादा खर्चा होगा। तो इनकम जनरेटिंग पब्लिक कौन सी है? ये वाली एज ग्रुप। तो जिस देश में जितना 15 to 65 ईयर्स में लोग ज्यादा होंगे, उस देश में भाई साहब डेवलपमेंट होने का चांसेस ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि ये वर्किंग पॉपुलेशन है। दिस इज बेसिकली द वर्किंग एज ग्रुप। ठीक है, ओके। So the age composition of a population, okay, it is one of the most basic characteristics of a population. ये बहुत basic characteristics है। To an important degree, a person's age influences what he needs. क्या उसको चाहिए भाई साहब? ठीक है, what he needs. Okay, तो आपका भाई साहब what he buys and does, क्या वो भाई साहब बाय कर रहा है और वो क्या कर रहा है? What is his capacity to perform? ठीक है, okay. So consequently, the number and percentage of a population found within children, working age and age groups, okay, are notable determinants of the population's social and economic structure. ठीक है, ये आपके भाई साहब पॉपुलेशन का सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करता है। ठीक है, 15 to 65 में जितना ज्यादा पॉपुलेशन होगा कंट्री के लिए उतना बेहतर होगा, उतना ज्यादा भाई साहब आपका इनकम जनरेट होगा। ठीक है, ओके। The population of a nation is generally grouped into three broad categories. क्या क्या है भाई साहब? Children below 15 years, ठीक है, then we have working age, that is 15 to 59 years, and age above 59 years. इसको लिख लीजिए भाई साहब, फटाफट फटाफट। हो गया भाई साहब आप लोगों का? डन डन। ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका वर्किंग एज ग्रुप। ओके, चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर्स दे आर इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव। ठीक है, इनसे अगर आप कोई काम करवा भी रहे होंगे तो लेकिन इनको आप इकोनॉमी में इनकम जनरेटिंग में नहीं गिन सकते। ठीक है, दे आर इकोनॉमिकली, उसको फेंक क्यों दिया है? किसी का है ना भाई साहब, तेरा भी कोई कभी कुछ रह जाएगा तो फेंक दूं ऐसे ही? तो दे आर इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव। ठीक है, एंड नीड टू बी प्रोवाइडेड विथ फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन एंड मेडिकल केयर। ओके, वर्किंग एज, दे आर इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव एंड दे कॉम्प्रोमाइज द वर्किंग पॉपुलेशन। ये आपका वर्किंग पॉपुलेशन हो गया। दे आर बायोलॉजिकली रिप्रोडक्टिव एज वेल। ठीक है, ओके। aged above 59 years, they can be economically productive though they may have retired. इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग रिटायरमेंट के बाद भी काम करते हैं, तो इनकम जनरेट कर सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे यू कैन कंसिडर देम टू बी रिटायर्ड एंड नॉन प्रोडक्टिव। दे मे बी वर्किंग वॉलंटरीली। ठीक है,
बट दे आर नॉट अवेलेबल फॉर एम्प्लॉयमेंट थ्रू रिक्रूटमेंट। वॉलंटरीली ये काम कर सकते हैं इच्छा से, ठीक है, लेकिन रिक्रूटमेंट नहीं होगा इनका। ओके, the percentage of children and the age affect the dependency ratio because these groups are not producers। ठीक है, ये आपके डिपेंडेंट ग्रुप्स हैं, या इनको हम लाइबिलिटी ग्रुप्स बोलेंगे एज पर इकोनॉमिक्स। इन पे खर्चा होगा, ठीक है, और खर्चा कहां से होगा? जो पैसा यहां से जनरेट होगा इस एज ग्रुप से, ठीक है। सो दीज आर नोन एज डिपेंडेंट एज ग्रुप्स, दीज आर नोन एज डिपेंडेंट एज ग्रुप्स। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? सिंपल। ओके, the ratio of people of dependent age below 15 and above 59 years, people of economically active ages, that is 50 to 59 years. The proportion of the three groups in India's population is already presented in the below pie diagram. तो आप भाई साहब यहाँ पे देख लो, ये हो गया चिल्ड्रन दैट इज बिलो 15, फिर हो गया भाई साहब आपके एडल्ट्स दैट इज 15 टू 60, और ये हो गया एजेड। तो ये अच्छा रेशियो है क्योंकि आपका मेजर चंक इसमें है और मेजर चंक आपको इसमें ही होना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पॉपुलेशन का साइज ही बहुत बड़ा है, ठीक है। ओके, सो 58.7। ओके ओके ओके, तो सेक्स रेशियो इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। हम इसमें भी बहुत बुरी तरह से पिटे हुए हैं, ठीक है। ओके, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन द पॉपुलेशन इज नोन एज द सेक्स रेशियो। इसको लिख लीजिए भाई साहब फटाफट, ठीक है। व्हाट इज द सेक्स रेशियो? नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन द पॉपुलेशन इज नोन एज द सेक्स रेशियो। ठीक है, द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया was 943 females, which is a bad number, ठीक है। इट इंडिकेट्स दैट फीमेल्स आर किल्ड बिफोर दे आर डिलीवर्ड। भ्रूण हत्याएं होती हैं, फीमेल इनफैटिसाइड होता है, ठीक है। हालांकि ये लीगली बैन किया गया है, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर भाई साहब होता रहेगा। 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, इट्स अ बैड रेशियो विच इज क्वाइट अनफेवरेबल टुवर्ड्स द वुमेन, ठीक है। ओके, तो आप देखो यहाँ पे 1951 में हमारा सेक्स रेशियो कितना था? 946 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, और 2011 में 943, ठीक है। तो इट्स ऑलमोस्ट डिक्रीज हुआ है उल्टा, ठीक है, इट हैज डिक्रीज। यहाँ पे तो बहुत बहुत खतरनाक परिस्थिति हो गई थी, और शायद इसी टाइम पे भाई साहब आपका भ्रूण हत्याएं के अगेंस्ट में गवर्नमेंट ने पॉलिसी लॉन्च की थी, ठीक है। ओके, 946 females per 1000 males, and therefore the sex ratio has continuously declined, which is a source of major concern for us. Why has the sex ratio in the country always remained unfavorable to females? The reason is a lot of illegal abortions happen. ठीक है, जनरली हमारे इंडियन कम्युनिटी में लड़कों को इनकम जेनरेटर्स माना जाता है और लड़कियों को बोझ माना जाता है, बिकॉज दे विल हैव टू बी बेसिकली मैरिड ऑफ टू सम अदर पर्सन, ठीक है। तो इसीलिए लड़कों की ही भीड़ बढ़ानी है, ठीक है। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पे अगर आप सेक्स ऑफ द चाइल्ड को पहले जानने की कोशिश करते हैं, इट इज कंसिडर्ड एज अ क्राइम, ठीक है। अल्ट्रासोनोग्राफी से सेक्स ऑफ द चाइल्ड कैन बी डिटरमिन्ड, बट इट इज कंसिडर्ड एज अ क्राइम बिकॉज बहुत सारे लोग भाई साहब डॉक्टर को पैसा देकर भ्रूण हत्याएं करवाते हैं, बच्चे को मार देते हैं, ठीक है। फीमेल इनफेटिसाइड बोला जाता है इसको, ठीक है। दूसरे कंट्रीज में एक प्रेग्नेंट औरत को जो डॉक्टर्स हैं वो खुद से ही बता देते हैं कि लड़का है या लड़की, क्योंकि दूसरे कंट्री में ऐसी घटिया सोच नहीं है, ठीक है। पीपल डू नॉट हैव दिस माइंडसेट एट ऑल, ठीक है। ओके, in India there is a traditional belief that males are important than females. Why males are important than females? Because males are income generators. So there is a traditional belief that males are important than females because these are the people who will generate income, ठीक है। This results in illegal termination of female fetuses, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं भाई साहब क्या? फीमेल infanticide, female infanticide. This results in the termination of female fetuses, ठीक है। इसी को हम बोलेंगे फीमेल infanticide. Okay, poor nutrition and neglect, poor nutrition and neglect of mothers who give birth to the female child. अगर पता चल भी जाता है कि भाई साहब ये लड़की होने वाली है, इसका भाई साहब केयर ना लो, लड़की को जाने दो भाई साहब, ठीक है, ऐसा, ठीक है। पुअर न्यूट्रिशन गिवन। ओके, डाउरी डेथ्स ऑफ फीमेल्स, ठीक है, अभी तो ये खैर कम हो गया थोड़ा सा, लेकिन फीमेल इनफैटिसाइड अभी भी इलीगली चल रहा है, ठीक है। ओके,
In 2011, Kerala had the highest sex ratio, 1084 females to 1000 males. जिस देश में भाई साहब या जिस राष्ट्र में आपका पढ़ाई लिखाई ज्यादा होगा, उसमें ही सोच का परिवर्तन होगा. Kerala is considered as a state that has a higher literacy rate than the rest of the India, and you see the sex ratio here. Okay, this is a healthy sex ratio. This should be the sex ratio. Okay, okay. In 2011, हरियाणा, ठीक है, पढ़ाई लिखाई कम, और ये देखो आपको दिख रहा है 877 फीमेल्स पर 1000 मेल्स. आपको मैं पते की बात बताऊं कि हरियाणा में ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पे लड़के वाले लड़कियों को दहेज दे रहे हैं क्योंकि उस गांव में लड़की नहीं बची है. ठीक है, उस गांव में लड़की नहीं बची है ब्याहने के लिए. लड़कों की भीड़ बढ़ गई है, इतनी ज्यादा भ्रूण हत्याएं हुई है लड़के पैदा करने के चक्कर में भाई साहब. लड़कियों का प्रोडक्शन ही बंद हो गया है. और आज की तारीख में भाई साहब अगर पता चलता है कि दूर दराज गांव में कोई लड़की है, उसको ब्याहने के लिए भाई साहब 50 लड़के खड़े हो जाएंगे और उनकी फैमिलीज, और मुंह मांगा दहेज देंगे. जो प्रोसेस हमारा इधर चलता है उल्टा, उसका उल्टा प्रोसेस चल रहा है वहां. यू सी दिस इज अ डिजास्टर. 877 फीमेल्स पर 1000 मेल्स. दिस इज अ प्रॉपर डिजास्टर. और यहाँ पे जम के भाई साहब फीमेल इंफेटिसाइड हुआ है. इट कैन बी इजिली, मतलब हम डिटेल्स में भी नहीं जाएंगे तो भी समझ सकते हैं इसको. क्योंकि हमेशा जब भी बच्चा पैदा होता है तो उसका 50% चांस एक मेल होने का है और 50% चांस एक फीमेल होने का है. और अगर ऐसा रेशियो आपको दिख रहा है तो ऑब्वियसली डिजास्टर हैज हैपेंड. ठीक है, फीमेल इंफेटिसाइड हुआ है. ठीक है, सो दिस इज अ मेजर कंसर्न, मेजर कंसर्न. सवाल है नहीं. ओके, दिस इंफॉर्मेशन इज एन इंपॉर्टेंट सोशल इंडिकेटर टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ इक्वालिटी between males and females in a society at a given time. The sex ratio in the country has always remained unfavorable to females. ठीक है, this has always remained unfavorable to females. ठीक है, okay. Empowerment of population. अरे रुक रुक रुक, तुम देने बोला है मैंने, तुमको कौन दिमाग लगाने बोला? उसको रखो ना उधर, अरे रखना उसको उधर. उसमें भी नहीं है पिन, 2-3 वीक के बाद ही खत्म हो जाएगा. Empowerment of population, especially women, through education will go a long way to improve the sex ratio. ठीक है, जितना हम वुमेन को एडुकेट करेंगे उतना हमारा सेक्स रेशियो चेंज होने का स्कोप रहेगा. ठीक है, लिटरेसी रेट. लिटरेसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ पॉपुलेशन. व्हाई? बिकॉज भाई साहब लिटरेसी रेट, ऑब्वियसली ओनली एन informed and educated citizen can make intelligent choices. ठीक है, तो जितना आपको भाई साहब इंफॉर्मेशन होगा, जितना आप एडुकेटेड होंगे, तो आपके चॉइसेस भी उतने ही रैशनल होंगे रिगार्डिंग लाइफ. इट मे बी रिलेटेड टू पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ एंड सो ऑन, एंड अंडरटेक रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स. ठीक है, लो लेवल्स ऑफ लिटरेसी आर अ सीरियस ऑब्स्टिकल फॉर इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट. जितना ज्यादा भाई साहब लिटरेसी रेट आपका कम रहेगा, उतना ज्यादा इंप्रूवमेंट भी आपका कम ही होगा. ठीक है, सेग्रीगेट करके दे दीजिएगा जरा. ठीक है, ओके. अ पर्सन एज 7 years एंड अबव हु कैन रीड एंड राइट. तो आपका लिटरेसी रेट कैसे मेजर होता है? अगर आप 7 साल के हैं और आप भाई साहब कोई एक भाषा को पढ़ना लिखना और समझ सकते हैं तो आप लिटरेट हैं. दैट इज हाउ द लिटरेसी रेट ऑफ अ पॉपुलेशन इज मेजर्ड. और उस हिसाब से भी हम भाई साहब 100% नहीं है. ठीक है, अगर आपने कॉलेज की सीढ़ियां नहीं चढ़ी है तो भी चलेगा, लेकिन किसी एक भाषा में आप निष्णात. और इसको हम कैसे डिटरमिन करते हैं, कैसे डिटरमिन करेंगे? बोर्ड एग्जाम्स. वक्त बोर्ड एग्जाम तक कोई बात ही नहीं है. 7 साल की उम्र में तुम बोर्ड एग्जाम दो क्या? नहीं, एग्जाम नहीं. नो 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 एग्जामिनेशन. ये आपका यूएनओ ने क्राइटेरिया सेट किया है. अरे भाई साहब आधार कार्ड में अगर साइन करते हो या अंगूठा लगाते हो, साइन करते हो तो तुमको एक लैंग्वेज आता है, इसका मतलब बस हो गया. ठीक है, बस हो गई कहानी. ठीक है, एक्चुअली में उस इंसान ने कितना पढ़ा है, कितना उसको नॉलेज है, उससे कुछ लेना देना नहीं है. साइन करना आता है भाई साहब, उसको हमने लिटरेट मान लिया है. तो इस पुअर डिटर्मिनेशन फैक्टर से भी हम बहुत पीछे हैं. विथ अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज इज ट्रीटेड एज अ लिटरेट. ठीक है,
इससे भी आप देखो भाई साहब 2011 तक हम मर मर के कहां तक, थोड़ा सा भाई साहब 80% के पास पहुंच रहे हैं। ये 80% मतलब ये नहीं है कि ग्रेजुएट है या इन्होंने 10th भी पास किया रहेगा, ठीक है। ये 80% मतलब वो है जिनको एक कोई भाषा पढ़नी लिखनी और समझनी आती है। समझ में आ रहा है ये, ठीक है, ओके। The literacy rate in the country was in 2001 was 64.84 and it was about 73%, 73% मतलब अभी भी हम 80% क्रॉस नहीं कर पाए हैं, ठीक है। The literacy rate for males in 2001 was 75.26, हो गया है 75.26, ठीक है। और फीमेल्स अगेन इट वाज 80.9, ठीक है। 2000 सॉरी इन 2011 इट वाज 80.9 फॉर मेल्स, ठीक है। फीमेल्स का लिटरेसी रेट इज वेरी लेस, 53.67, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे 64। तो जनरली गर्ल्स वेर नॉट सेंट टू स्कूल्स फॉर एजुकेशन, ठीक है। तो अगर आप देखोगे हमेशा फीमेल लिटरेसी हैज ऑलवेज बीन डिक्लाइनिंग, female literacy has always been lesser than the male literacy, ठीक है। In India, clearly the literacy rate for females is much lesser than that of males because females education is given less importance in many parts of India, ठीक है। बहुत सारे पार्ट्स ऑफ इंडिया में भाई साहब फीमेल एजुकेशन को कम इंपॉर्टेंस दिया गया है।